मैं नहीं कह रही हूँ सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, मेरा भी नहीं हुआ है। ये प्रीलिम्स के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी है। उसमें जैसे केमिस्ट्री और बायो पे ज़्यादा फोकस है, और यूपी प्रीलिम्स में वैसे भी जो यूपी का पोर्शन है वो बहुत कम है, मतलब उसमें कुछ सेलेक्टिव ही क्वेश्चन आते हैं। कोई बहुत बिगनर है जिसने अभी कॉलेज से पास आउट किया या कॉलेज में ही तैयारी कर रहे हैं, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 6 to 8 के एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। और हिंदी मेरा थोड़ा सा कम स्कोरिंग था, क्योंकि बिकॉज मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपी पीसीए 2023 में सब रजिस्ट्रार की पोस्ट पर सिलेक्टर प्रज्ञा यादव मैम है, जिनका 6 रैंक के साथ इस बार यूपी पीसीए 2023 की परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इनकी जर्नी कैसी रही, क्या माध्यम रहा और इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, क्या क्या चीज़ें ये फॉलो करती थी, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बताइए। थैंक यू सो मच। मैम, हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई आपकी अभी तक की रही है? तो मैंने 5 ईयर लॉ किया है, बीए एलएलबी ऑनर्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। और जो मेरा बेसिक एजुकेशन रहा है वो भी लखनऊ से रहा है। उसके बाद ये पीसीएस की तैयारी के बारे में मतलब कब से आपकी रुचि बढ़ी कि इसकी तैयारी करना चाहिए? तो 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, एंड उसी के बाद से मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल्स की प्रिपरेशन करनी है। तब से ही मैंने सिविल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो स्टार्टिंग आपकी रही तो कहीं कोचिंग वगैरह किया था सिर्फ? और एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, स्टार्टिंग में सिर्फ पीसीएस का ही लेके आपने मतलब फोकस किया था या फिर आपका टारगेट ये था कि साथ में देते हैं यूपीएससी? हाँ, तो मेरा स्टार्टिंग से ही बैलेंसिंग अप्रोच था कि मुझे दोनों ही एग्ज़ाम्स पे फोकस करना है। लेकिन यूपी के लिए मैंने स्पेसिफिकली कोई कोचिंग नहीं की। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं एंड जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, मैंने उस पे ज़्यादा रिलाई किया यूपी निकालने के लिए। अब यूपीएससी की बात करें तो क्या उसके लिए आपने कोचिंग कहीं मतलब ऐसा कुछ ज्वाइन किया था कि मतलब जीएस वगैरह? हाँ, जो यूपीएससी का नॉलेज है, नो डाउट वो यूपी में बहुत हेल्प करता है। तो वो जो मेरे फाउंडेशन था, कोर्स था जो मैंने ज्वाइन किया था। और मैंने इनिशियली अनअकैडमी ऑनलाइन कोर्स था, बिकॉज 2020 में कोविड था, तो हम जा नहीं सकते थे दिल्ली, तो वहाँ से मेरा फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम आपका क्या? मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था, एंड ये मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है यूपी में। फिल्म्स की रणनीति की बात करें, क्योंकि अभी 4 से 5 महीने बाकी हैं, तो इसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं जो छात्र तैयारी करें? मान लीजिए कुछ छात्र पहले से भी एग्ज़ाम दिए होंगे और कुछ नए इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। यूपी के लिए देखिए, अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो मैंने तो टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रिलाई किया है। और जैसे घटना चक्र आती है सब्जेक्ट वाइज, तो उसको पढ़ सकते हैं। बट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उससे एक आइडिया लग जाता है। और मैंने पर्सनली कोई टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स की या मेंस की ज्वाइन नहीं की थी। और जो लाइक ईयर वाइज मैंने 2010 से स्टार्ट कर दिया था, और मतलब पढ़ना, तो मुझे लगता है मिनिमम 15-20 ईयर्स का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस होना चाहिए यूपी में। तो क्या घटना चक्र स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दें या फिर उसके पहले कोई बुक्स वगैरह भी पढ़ें, उसके बाद घटना चक्र की तरफ बढ़ें? अ, मतलब मुझे लगता है कि पहले जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जो हम एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, और जो हर सब्जेक्ट की एक कोर बुक है, वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपसे सॉल्व भी होंगे, और आपको एक पैटर्न जो पेपर का है वो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम यूपीएससी छोड़ के अगर सिर्फ पीसीएस की बात करें तो जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रहते हैं इस एग्ज़ाम में, चाहे फिल्म्स की बात करें चाहे मेंस की एग्ज़ाम में? देखिए, जो हम लोग यूपी की बात करते हैं, तो जैसे जिसका कोई बहुत बिगनर है जिसने अभी कॉलेज से पास आउट किया या कॉलेज में ही तैयारी कर रहे हैं, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 6 to 8 के एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। बट जो जिससे हमें मटेरियल मिलना स्टार्ट होता है, जिससे एक्चुअली हम आंसर लिख पाते हैं या पेपर क्लियर होते हैं, वो 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ हैं। तो उसमें पॉलिटी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री के ओल्ड एनसीईआरटीज़ मैंने रेफ़र किए थे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो फिल्म्स के लिए आप और कुछ बुक्स बताना चाहेंगे कि जो आपने फॉलो की? देखिए, हिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो मैंने ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा पढ़ा था। और मैंने मिडीवल हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बुक से पढ़ा था, तमिलनाडु बोर्ड की बुक से। और स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये मैंने हिस्ट्री के लिए रेफ़र किया। और जोग्राफी के लिए मैंने जो 11th क्लास की बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं, इंडियन जोग्राफी और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जोग्राफी, वो मैंने रेफ़र की थी जोग्राफी के लिए। बाकी साइंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी है। उसमें जैसे केमिस्ट्री और बायो पे ज़्यादा फोकस है, तो मैं उससे ही रेफ़र करती थी। बाकी प्रीलिम्स में जैसे करंट अफेयर्स है, तो जो आई दृष्टि मैगज़ीन आती है, वो मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था। अच्छा, करंट अफेयर की बात करें तो मतलब डेली न्यूज़पेपर वगैरह भी फॉलो करती थी या फिर कोई यूट्यूब पे चैनल्स वगैरह भी मतलब डेली एनालिसिस के लिए कुछ देखती थी? ओके, नहीं, मेरा डेली न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट है, और मैं द हिंदू पढ़ती थी।
और अगर आप द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम। मैंने लेकिन द हिंदू प्रेफर किया है। अगर प्रीलिम्स में जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए कोई बुक्स आपने पढ़ी थी? देखिए यूपी स्पेशल के लिए जब मैं यूपी मेंस मतलब जब पढ़ रही थी, तो उसमें जो फैक्ट्स जैसे होते हैं, सेंसस हो गया, उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपका यूपी प्रीलिम्स में कवर हो जाता है। और यूपी प्रीलिम्स में वैसे भी जो यूपी का पोर्शन है वो बहुत कम है, मतलब उसमें कुछ सेलेक्टिव ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में साइट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार आप पेपर का पैटर्न समझ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या मतलब थीम्स हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो मैंने जो मेरा जीएस का मटेरियल था उसी से ही यूपी का प्रीलिम्स भी रेफर किया था। और यहाँ पर जो इसका पीसीएस का सीसेट का पार्ट होता है, जो सेकेंड पेपर होता है, तो उसके लिए आपने क्या चीज़ें की थी? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को उसमें भी दिक्कतें आती हैं। यूपी का जो जीएस है वो थोड़ा डुएबल है, क्योंकि उसके पार्ट्स डिवाइडेड हैं क्लियरली। इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, एंड लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आता है। तो एक अरिहंत की येलो कलर की बुक है लॉजिकल रीजनिंग की, वो मैंने रेफर की थी। एंड ऑल्सो मैंने प्रीवियस ईयर देखा था। आई यूज टू, मतलब मैं टाइम लगा लेती थी। तो अगर मतलब मेरा 2 घंटे में वो जितने नंबर चाहिए 66 मार्क्स वो मेरे आ जाते थे। तो मुझे लगता है सी सैट अगर अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप थीम वाइज करें। लाइक डिकोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन आता ही है तो उसको सॉल्व करें। डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस, तो इस थीम वाइज आप उसको पढ़ें सी सैट को। प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले जैसे आपने बताया कि आपने टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं ज्वाइन की थी, तो क्या मतलब आपको ऐसा लगा कि डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे उतना अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि घर पे लाके हमें टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेना कर चाहिए? लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने 21 में भी प्रीलिम्स दिया था। प्रीलिम्स मेरे लिए इतना रोड ब्लॉक नहीं था। मुझे एक आइडिया मिल गया था कि यूपी में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो मैंने प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा एनालाइज किया। और प्रीवियस ईयर में ये नहीं है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर याद कर लेना है, उसके जो ऑप्शंस हैं इनफैक्ट उसमें भी हमें स्टडी करनी चाहिए, तब आपके नोट्स जो होते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव बनते चले जाते हैं। और मेंस की रणनीति की बात करें तो जैसे कुछ लोग के कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि मान लीजिए सभी लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इसकी बुक्स तो बता देते हैं, लेकिन अगर पेपर वाइज हर सब्जेक्ट पेपर में देखा जाए डिटेल में, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं, उनकी बुक्स के बारे में उन लोग को नहीं पता चल पाता। तो उसके बारे में हम चाहेंगे कि डिटेल में थोड़ा पेपर वाइज बुक्स के बारे में बता दीजिए। ठीक है। तो जैसे GS1 में जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री तो मैंने जो प्रीलिम्स के लिए जो फाउंडेशनल बुक्स थी, जैसे जो मैंने अभी बताई भी कि वो NCERTs थी और RS शर्मा की। और मिडीवल के लिए मेरे पास तमिलनाडु बोर्ड था। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एक चैनल टेलीग्राम पे फॉलो किया था, उनके नोट्स थे। और जब मैंने अनअकैडमी पढ़ा था तो प्रतीक नायक सर के अभी भी नोट्स ऑनलाइन मिलते हैं। उनके आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। वो पूरे मेंस ओरिएंटेड है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम से ही थीम्स बना लिए थे। जैसे गांधीयन फेज बहुत आता है तो मैंने उसका नोट अलग से बना लिया था। और जैसे इंडियन सोसाइटी जो है वो मैंने फोरम IS की रेड बुक से पढ़ा है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इनफैक्ट मैंने फोरम IS की ही रेड बुक से पढ़ा है। और ज्योग्राफी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको मैंने PMF IS की जो ज्योग्राफी मॉड्यूल्स हैं उससे पढ़ा है। प्लस लेकिन उससे पहले मैंने NCERTs जो 11th क्लास की थी उनसे पढ़ा, उससे मेंस के नोट्स बनाए। उसको उसमें सिर्फ ऐड ऑन मैंने PMF IS की ज्योग्राफी बुकलेट से किया है। अच्छा, जो आपने टेलीग्राम चैनल का जिक्र किया, तो उस मतलब कौन सा चैनल है वो बताना चाहिए? उसका नाम आइजैक आर्ट एंड कल्चर करके है, IASEC आर्ट एंड कल्चर। उसमें आर्टिकल्स भी शेयर होते हैं जो आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें नोट्स हैं थीम वाइज, लाइक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तो वो मैंने वहाँ से रेफ़र किया था। उसके बाद नेक्स्ट पेपर की बात। हाँ, GS2 में देखते हैं तो उसमें 3 मेन पार्ट्स हैं। एक तो पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, गवर्नेंस है। इन तीनों के लिए मैंने हेविली जो ऑनलाइन मटेरियल होता है, मैंने पर्सनली ओनली IS के जो प्रहार नोट्स, प्रहार सीरीज़ के नोट्स हैं वो रेफ़र किए थे। तो बिकॉज लक्ष्मीकांत का क्या है कि वो आप प्रीलिम्स सोर्स से क्लियर हो जाता है, लेकिन जब मेंस कंटेंट की बात आएगी तो वो आपको सिर्फ मेनली इंट्रोडक्शन ही आप उससे बना पाएंगे। तो वो जो कंटेंट है वो मैंने प्रहार IS, प्रहार नोट्स जो ओनली IS के उनसे मैंने बनाए थे। इंटरनेशनल रिलेशंस के उनके नोट्स अच्छे हैं और वो लोग कीवर्ड पे फोकस करते हैं। एंड स्पेशली जब मैं न्यूज़पेपर रीड करती थी तो अगर कोई बहुत अच्छे जैसे हर्ष वी पंत का आर्टिकल आया है तो उनके कोई कीवर्ड्स हैं तो वो आपने लिख लिया अपने IR नोट्स में, तो वो एक तरह से ऐड ऑन हो जाता है, उससे आपका कंटेंट एनरिच हो जाता है। और फिर GS3 में इकोनॉमी मैंने मृणाल सर के नोट से पढ़ा है। और टोटली उनके 6 पिलर्स हैं और वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के कंबाइंड नोट्स होते हैं उनके। मैंने वो ऑनलाइन मंगा लिए थे। और उसके बाद मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी फोरम IS की रेड बुक रेफ़र करी है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी उन्हीं के नोट्स रेफ़र किए मैंने। ये सब मैंने ऑनलाइन मंगाया है। आप
किसी भी कॉपियर्स की शॉप ऑनलाइन पे है, कुमार एंड ऑल, उनसे मंगा सकते हैं। फिर GS4 के लिए मैंने डिकोड एथिक्स एक बुक पढ़ी थी और उसको मैंने कंबाइन किया था पूरम IS की एथिक्स की रेड बुक से, दोनों मिला के मैंने नोट्स बनाए। तो इस बार जैसे कि देखा जाए यूपी में वो आपका ऑप्शनल पेपर हट गया था, यूपी स्पेशल आ गया था 2 पेपर, तो उसके लिए आपने क्या चीज़ें की थी? क्योंकि अगर आप पहले से तैयारी कर रही होंगी तो आपने कहीं ना कहीं ऑप्शनल भी तैयार किया रहा होगा, उसके बाद आप यूपी स्पेशल की तरफ तैयारी की। हाँ, यूपी स्पेशल का नोटिफिकेशन फेब में आया था, तब तक हम लोग का प्रीलिम्स आ गया था, तो मैंने आफ्टर प्रीलिम्स ही उसको पढ़ा है, मेंस ओरिएंटेड। तो राकेश सरस्वत सर की बुक आई थी उस वक्त, अब उसका शायद लेटेस्ट एडिशन भी आ चुका है, अपडेटेड, तो मैंने उसी को रेफ़र किया था। और यूपी में क्या है कि जो आपका GS का कंटेंट है वो बहुत हेल्प करेगा, बस उसमें आपको ऐड ऑन यूपी के पार्ट्स करने हैं, लाइक यूपी का मैप हो गया, यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, यूपी के स्पेसिफिक स्कीम्स हो गए, और जो डेटा है यूपी का वो सब उस बुक से मैंने लिखा था और उसको एक जगह बना लिया था। फिर जहाँ जहाँ मुझे आंसर राइटिंग में ज़रूरत पड़ी मैंने उसको बस ऐड ऑन किया है उसमें। पेपर 5 और 6 के लिए मतलब वही सिंगल बुक आती है या फिर मतलब अगले पेपर के लिए आपने हाँ, कुछ और किया था? नहीं, वो 5 एंड 6 उसमें दोनों है। और मैंने यूपी में ये भी किया था कि जब हम लोग के पास थोड़ा मटेरियल कम था, तो पॉइंट वाइज जो हमें सिलेबस मिला था उसको मैंने ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च की थी, जैसे गवर्नमेंट साइट्स बहुत रेफ़र की थी, लाइक फिशरीज सेक्टर हो गया, एक्वा कल्चर हो गए, तो ये जो यूपी की ऑफिशियल साइट्स हैं उसमें जाकर उनका जो अबाउट पेज होता है उसको रेफ़र किया। उससे ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंटेंट मिल गया था कि मुझे बुक फिर थोड़ा कम रेफ़र करनी पड़ी थी। और बाकी जैसे बहुत सारे लोग का ये भी डाउट रहता है कि मान लीजिए मेंस के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मतलब क्या तैयारी करें, कैसे उसका कंटेंट तैयार करें? कंटेंट, हाँ। तो करंट अफेयर्स में ये रहता है कि जो आपकी दृष्टि की मैगज़ीन रहती है, ऑल्दो वो आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड होती है, बट आपको कुछ-कुछ चीज़ें उसमें, जैसे कोई नई यूनिवर्सिटी कहीं खुल रही है, तो जब आपको मेन एग्ज़ाम में आएगी तो उसके जो बिहाइंड, जो जैसे आयुष यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन, तो आपको एक आयुष क्या है, उसके जो थीम्स हैं, उसके जो सब पार्ट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो वो मैंने वैसे प्रिपेयर किए थे कि जो मेरा GS का जो मटेरियल था, जो मैंने अपने फाउंडेशन में प्रिपेयर किया था, उसको मैंने स्ट्रॉन्ग रखा। फिर जो करंट अपडेट्स आ रहे थे मैं उसमें ऐड करे थी, और जो भी क्वेश्चन करंट का आया उसमें मैंने स्टैटिक भी थोड़ा सा लिखा और थोड़ा करंट भी लिखा। तो यहाँ पर हिंदी का भी पेपर होता है और एसे का पेपर होता है, ऐसा माना जाता है कि अगर आपने हिंदी और एसे कर लिया तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस अच्छे रहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या चीज़ें की थी? हिंदी मेरा थोड़ा सा कम स्कोरिंग था, क्योंकि बिकॉज मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है, तो मैंने थोड़ा, मुझे उसमें स्कोर करने में प्रॉब्लम होती थी। बट मैंने आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, बुकलेट आती है, उसमें यूपी के इनफैक्ट सारे जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उसके वो लोग कंबाइन करके एक बुकलेट बनाते हैं, मैंने उसको रेफ़र किया था। उसमें जो उनके विलोम हो गए, अनेक शब्द हो गए, वो मैंने उससे याद किए थे। बाकी जो लेटर फॉर्मेट होता है वो भी उसमें दिया हुआ था, जैसे हम अधिसूचना का लेटर मतलब फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, तो वो उसमें सब दिया था। तो मैंने हिंदी सोली उससे पढ़ा है। बाकी ऐसे की जहाँ तक बात रही, तो ऐसे में आपका करंट पे कमांड होना चाहिए। अगर आपको पता है कि करंट में कोई न्यूज़ चल रही है, तो मतलब है कि वो आ सकता है आपको ऐसे में। जैसे हमारे टाइम में G20 एंड इंडिया आया था, उसका रिलेशन। तो जो भी आप GS में पढ़े, ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी आपके नोट्स होंगे, आपके पॉलिटी के नोट्स होंगे, वो उसी से एक्चुअली आपका ऐसे का भी कंटेंट निकलता है। तो ऐसे के लिए आप एक जगह मटेरियल कनेक्ट करते रहें, जैसे एजुकेशन थीम है तो सारा फैक्ट्स, डेटा, स्कीम्स हो गए, आप पेपर पढ़ रहे हैं, आपको एक कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, तो आप वो उस पर्टिकुलर ऐसे वाले नोट्स में लिख लें। कोट्स जो हो गई वो बहुत हमें ऐड करना ज़रूरी है। और कोट्स का ऐसा है कि ऐसे अनुदीप दुरशेट्टी सर का एक चैनल है, उस पर कोट्स अवेलेबल थी, मैंने भी उसको रेफ़र किया था। उनके पास एक PDF है, इसमें सारे कोट्स लिखे हैं थीम वाइज इनफैक्ट, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं कि एजुकेशन पे कोट्स अलग, वुमेन एम्पावरमेंट पे अलग, तो एक तरह से आपके पास कंसोलिडेटेड नोट्स हो जाएंगे फिर ऐसे के। अच्छा मैम, जैसे इतनी लंबी तैयारी रहती है, मान लीजिए PCS या UPSC की तैयारी करें, कई बार फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, मान लीजिए प्रीलिम्स में नहीं हो रहा है, मेंस में नहीं हो रहा है, या फिर कई लोग का तो इंटरव्यू में जाके तब भी नहीं हो पाता, तो मतलब ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कि नहीं मतलब आगे अभी फिर से एग्जाम देना है और उसको क्लियर करना है? क्लियर करना है। नहीं, नो डाउट जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, सबके अपने अपने पर्सनल स्ट्रगल्स होते हैं, कुछ लोग प्रीलिम्स में रहते हैं, कुछ लोग मेंस में रहते हैं, और कुछ लोग ओवरऑल इंटरव्यू में ड्यू टू सर्टेन रीज़न कुछ मार्क्स की वजह से रह जाते हैं। मुझे लगता है कि अनटिल अनलेस आपको आपका जो मेंटल वेलबींग है अगर वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको इस जर्नी में कंटिन्यू करना चाहिए। और इनर मोटिवेशन जो होता है वो मुझे लगता है ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि आउटसाइड आप टॉपर्स वीडियो देख सकते हैं, उससे आप उस मोमेंट में आपको रह सकता है कि आई विल स्टडी और मैं कंटिन्यू करूँगा या करूँगी। बट उसके बाद जो आपके अंदर का सेल्फ मोटिवेशन होता है,
और मैंने उसको थ्रू रीडिंग बुक्स, मैं अलग तरह की अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स बुक्स पढ़ती थी, और मैंने अपनी हॉबीज़ कभी नहीं छोड़ी जो जो मुझे पसंद थी। तो मतलब सिर्फ पढ़े नहीं, मतलब ये एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी का है। तो और भी चीज़ें जो आपको पसंद हैं वो भी साथ में करें, ताकि आप हमेशा एक आपका मेंटल स्टेट अच्छा रहेगा तैयारी करते वक्त, वो बहुत ऐसा भी ज़रूरी है। रहता है जैसे मान लीजिए किसी की किसी एक्टिविटी में रुचि रहती है लेकिन सोचते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है वो कंप्लीट करें कि फिर मतलब अपने एक्टिविटी में इन्वॉल्व। देखिए बैलेंस मुझे लगता है, जैसा कि मध्यम मार्ग जिसको हम लोग बोलते हैं लॉर्ड बुद्धा का, वो मुझे लगता है इज़ द आइडियल वे एक एस्पिरेंट के लिए। सिर्फ अगर आप पढ़ेंगे और आप अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे अपनी हॉबीज़ से, या कोई भी हॉबी हो सकती है, बहुत सिंपल हॉबी भी हो सकती है, बहुत बड़ी होने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। या कुछ और भी अगर आप रीड कर रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए बोली जाती है कि उसको उससे आपको आइडियाज़ और मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक रेशियो बनाएं, अगर आप 8 to 9 आवर्स पर डे पढ़ें तो 1 डेढ़ घंटा आप अपने आप को भी दें। सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में, तो वो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ज़रूर दें। इसके अलावा और कुछ सजेशन आपका इस इतनी बड़ी जर्नी आपकी भी रही है और जो छात्र तैयारी करें उनके लिए कोई और सुझाव आपका? मतलब मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि आप हार ना मानें, क्योंकि सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। लेकिन ये भी है कि आप जब भी पढ़ें, आप पूरे मन से पढ़ें और अपना पूरा 100% दें। लेकिन जैसा एक फिलॉसफी नहीं, निष्काम कर्मा की, कि आपको रिजल्ट्स पे नहीं सोचना है, आप अपने एक्शंस पे फोकस करें। एंड अगर आपने हार्डवर्क किया है, वो भी सच्चे मन से, तो ये आपको जर्नी सक्सेसफुल, आप कभी ना कभी, मैं नहीं कह रही हूँ सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, मेरा भी नहीं हुआ है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ कभी ना कभी आप उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में ज़रूर होंगे। तो ये मतलब मेरा सबके लिए मैसेज है कि मतलब आप लेट गो ना करें। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं, उस घर से सपोर्ट है, सब कुछ है, तो आप तैयारी करें। ओके मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए इतना कीमती समय अपना निकाला। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और हमारा इंटरव्यू लिया। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।